2016 के अंदर मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था, 2018 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो वहाँ से हमें पता लगा कि जो आजकल ये कैंसर, डायबिटीज़, किडनी का फेल होना, जो बीमारियाँ बड़ी-बड़ी आ रही है, उसको खान-पान से संबंधित है। आजकल जितनी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रियाँ हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट की दबाव के कारण बायो फर्टिलाइज़र में आ गई है और सिर्फ़ नाम का बायो फर्टिलाइज़र होता है, उसके अंदर पूर्णतः केमिकल वो सप्लाई कर रही है। बायो की अलग से लैब लगाना उनके उनके लिए एक्सपेंसिव होता है, तो वो सारी के सारे बायो प्रोडक्ट के नाम पे केमिकल दे रही है, जिसको फार्मर लाता है और बायो के नाम पे उसका छिड़काव करता है या फर्टिलाइज़र के तौर पे देता है। तो हमारी ज़मीन में वही केमिकल दूसरे नाम से दोबारा से जाने लग रहा है। हमने बाजरे का उसका मूँग का और अरहर का टेस्ट के लिए भेजा है। एक टेस्ट कम से कम 28 से 30 हज़ार रुपए का पड़ता है, तो आम उपभोक्ता हर रोज़ टेस्ट नहीं करवा सकता। इससे अच्छा है कि वो किसी फेथफुली फार्मर से काम ले। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं ज़मीन के अंदर, जो अगर आप रेगुलर एक क्रॉप उस खेत के अंदर करोगे तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं। तो उनसे बचने के लिए किसान भाइयों को फसल विविधीकरण अपनाना पड़ेगा। लगभग हमने 300 साढ़े 300 क्विंटल गाजर प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बेची थी और बहुत ही स्वास्थ्य और पौष्टिक गाजरें थी, जो पूरे एनसीआर में उसने अपना टेस्ट से हमें अच्छे कस्टमर बिल्ड करके दिए थे। उसी के अंतराल मेरे को स्टेट लेवल पे एक फर्स्ट किसान का पुरस्कार भी मेरे को वहाँ से मिला था। नगद राशि भी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने मेरे को दिया था। कि हमारे यहाँ पे लवणीय ज़मीन है, तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही जल्दी ख़त्म होता है। जैसे तेज़ गर्म हवाएं मई जून के अंदर चलती है, हमारे फार्मर्स डीप प्लोइंग करके छोड़ देते हैं गहरी जुताई खेतों की। तो उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप डीप प्लोइंग ना करने की बजाय अपने खेतों के अंदर हरे ढैंचे का प्रयोग करें, हरी मूंग लगाएं। जब तपती धूप हो तो अपनी जो जमीन है उसको ढक के रखें। मेरे फादर इन लॉ पहले काम करते थे, अच्छा सीआरपीएफ से रिटायरमेंट थे, तो सब कुछ उन्हीं के सारे चल रहा था, वही खेती करते थे। लेकिन जैसे उन्होंने बिस्तर ले लिया, उनकी मेडिसिन का खर्चा उठाना, परिवार की जिम्मेवारी, वो सब फिर अचानक से हमारे ऊपर आ गया। तो फिर हम दोनों ने मिलके खेती का काम शुरू किया और हमने उसमें काफी अच्छी ऊंचाइयों तक गए हम। प्यारे दोस्तों, हर रविवार की तरह आपके बीच हाजिर हैं एक खास प्रेरक स्टोरी लेकर। खास इसलिए है क्योंकि यह माटी के लाल की कहानी है। उस परिश्रमी युवा व्यक्तित्व की कहानी है जिसने अपने पिता को कैंसर से दम तोड़ते देखा तो मन में कुछ ऐसा करने की ठान ली जो आम किसान को रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण जहरीली होती जा रही खेती से मुक्ति दिला सके। यह कहानी है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव कंवाली निवासी श्री विजयपाल व श्रीमती सुशीला देवी के घर जन्मे उस युवा किसान यशपाल खोला की, जो इन दिनों रेवाड़ी जिले के ही धारवेड़ा क्षेत्र में लगभग 40 एकड़ में फैले एग्रो फार्म में अपना पसीना बहाकर युवाओं को प्राकृतिक खेती की नई राह पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। मशीनीकरण के साथ साथ गोवंश आधारित खेती से भारी मुनाफा कमाने की राह दिखा रहा है। यह एक ऐसा कामयाब पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी सरकारी स्तर पर और सामाजिक स्तर पर दूर दूर तक प्रशंसा हो रही है। बड़ी संख्या में युवा छात्र भी इस फार्म को देखने के लिए धारवेड़ा पहुंचते हैं। यशपाल की चर्चा सुनकर ही इस बार एनजेपी इंडिया के मंच से हम आपके लिए प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी की 23वीं कड़ी में इस युवा किसान को लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह महेश कुमार वैद का अभिवादन, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील और इस वीडियो को शेयर करने का मेरा अनुरोध स्वीकार करें। यशपाल के काम को ठीक से समझना है तो उनके खेतों पर पहुंचकर कुछ समय बिताइए। उनकी पत्नी अनीता भी किसान पति के साथ एक कुशल कृषक बन चुकी है। किसान यशपाल कृषि वैज्ञानिक से कम नहीं है, मगर समय ने उन्हें इतना कुछ सिखा दिया है कि आज उसे किसान वैज्ञानिक से भी अधिक समझदार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि ये ज्ञान उन्हें कृषि वैज्ञानिकों के सानिध्य में ही रहकर मिला है। आप अपनी स्क्रीन पर यशपाल के खेतों में फसलों के विविधीकरण की सरकारी अपील को साकार होता हुआ भी देख रहे होंगे और यह भी कि किस तरह से वैज्ञानिक तौर तरीके से खेती की जा रही है। हमारी साथी कोमल राव ने यशपाल से व शैली शर्मा ने अनीता से विस्तार से बात की है। आप दोनों की बातें सुनिए और लोगों को जहर मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित कीजिए। आइए सुनते हैं। यशपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रेरक सफर की कड़ी में। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जहर मुक्त खेती करते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही कि ये आइडिया कैसे दिमाग में आया और इस ओर कदम कैसे बढ़ाए? वैसे मैं बता दूं, हम नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक और नेचुरल एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक में होता है कि आप बायो प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो और नेचुरल में होता है पूरा गो आधारित, नेचर के साथ ही आपने काम करना है। हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात कि हम इस साइड कैसे आए,
तो 2016 के अंदर मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था, जो एक्स सर्विसमैन थे। उनका हमने यहीं साइबर सिटी गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया था। 2018 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो वहाँ से हमें पता लगा कि जो आजकल ये कैंसर, डायबिटीज़, किडनी का फेल होना, जो बीमारियाँ बड़ी बड़ी आ रही है, उसको खान पान से संबंधित है। और खान पान को ग्रो करने वाले हम खुद हैं, फार्मर हैं। तो तब से हमने जो अपना अनाज उगाया, जो ज़मीन को फर्टिलिटी उसको चेंज करा, उससे हमने प्रेरित होकर, क्योंकि हमारे घर के अंदर एक लंबे टाइम तक बीमारी का रहना, पैसों का लगना और फिर एक इंसान का खो देना, वो एक बड़ा सब्जेक्ट हमारे लिए रहा था। इसलिए हमने नेचुरल फार्मिंग को चुना था। अभी आपने जैसा बताया कि आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक नहीं, तो इसके बीच में क्या अंतर है? बेसिकली होता क्या है कि हमारे फार्मरों में भी एक भ्रम फैला हुआ है और कस्टमरों में भ्रम फैला हुआ है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। आजकल जितनी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रियां हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट की दबाव के कारण बायो फर्टिलाइज़र में आ गई है। और सिर्फ नाम का बायो फर्टिलाइज़र होता है, उसके अंदर पूर्णतः केमिकल वो सप्लाई कर रही है। बायो की अलग से लैब लगाना उनके लिए एक्सपेंसिव होता है। तो वो सारी के सारे बायो प्रोडक्ट के नाम पे केमिकल दे रही है, जिसको फार्मर लाता है और बायो के नाम पे उसका छिड़काव करता है या फर्टिलाइज़र तौर पे देता है। तो हमारी ज़मीन में वही केमिकल दूसरे नाम से दोबारा से जाने लग रहा है और वो फार्मर के लिए एक्सपेंसिव भी पड़ता है, खर्चीला भी पड़ता है। अब नेचुरल फार्मिंग जो है वो एक गाय पे आधारित होती है, देसी गाय के ऊपर। देसी गाय के हम जो गौमूत्र होता है, गोबर होता है, उसको बेस बनाते हैं। जीवामृत हम यहाँ बनाते हैं, गोकृपामृत बनाते हैं। और जो कीट नियंत्रण का प्रोग्राम है वो भी बायोलॉजिकल ही करते हैं। मित्र कीट से शत्रु कीट का नियंत्रण करते हैं। और जो नीम पत्तियाँ होती हैं उनका पेस्ट बनाकर उनसे हम इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। हम यहाँ पे बीज के अलावा बाहर से फार्म के अलावा कुछ भी नहीं लाते हैं। बायो फर्टिलाइज़र के नाम पे या बायो उर्वरक खादों के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। सारा का सारा फार्म पे ही जो फसल का अवशेष होता है उसको कंट्रोल करना, उसको दोबारा से कंपोस्ट सिस्टम में चेंज करना और उससे अपनी फर्टिलिटी को ग्रो करके ज़मीन को हम स्वस्थ बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, ताकि हमारा जो पौधा आए वो स्वस्थ आए। अगर पौधा स्वस्थ होगा तो जाहिर सी बात है उस पर कीट पतंग या रोग कोई है वो कम अटैक करेगा और फ्रूट है वो हेल्दी भी आएगा और वेल्दी भी आएगा। जो ऑर्गेनिक सामान के नाम पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ऑर्गेनिक के नाम पर, जब लोग उसको खरीदते हैं तो खरीदते वक्त या उससे पहले वो कैसे पता लगा सकते हैं इस बारे में कि ये ऑर्गेनिक नहीं है पूरी तरह? अगर लैब की बात करें तो लैब भी बड़े शहरों में एक आधी है, तो उस चीज का क्या समाधान मैडम है? खर्चीली भी है। हम अपने फार्म के जितने उत्पादन हैं उनको टेस्ट करवाते हैं। जब सीजन शुरू होता है तो फर्स्ट टेस्ट हमारा होता है। अब हमने बाजरे का, उसका मूंग का और अरहर का टेस्ट के लिए भेजा है। एक टेस्ट कम से कम 28 से 30 हज़ार रुपये का पड़ता है। तो आम उपभोक्ता हर रोज़ टेस्ट नहीं करवा सकता। इससे अच्छा है कि वो किसी फेथफुली फार्मर से काम ले और किसी प्लेटफॉर्म पे ना जाए, क्योंकि देखने में हमारी दोनों चीज़ें एक सी होगी, केमिकल हो या नेचुरल तरीके से तैयार करी गई हो। फ्रूट में देखने से हमें कोई वेरिएशन नहीं पता लगेगा, ना वेट से पता लगेगा। उसको या तो हम रेगुलर खा रहे हैं और शरीर पे जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उससे हम जज कर सकते हैं, या फिर हमें पता है कि जो फार्मर कर रहा है वो किस एक्टिविटी से कर रहा है। तो अब थोड़ा आपके इस फार्म के बारे में बात करते हैं। एक बार ये बताइए हमारे दर्शकों को कि कितने एरिया में आप ये खेती करते ये हैं? फिलहाल धारवेड़ा एग्रो फार्म है मैडम, जो 40 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। हरियाणा का एक ये इंडिविजुअल फार्म है जो निजी फार्म है, इतने बड़े एरिया के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है और फार्मर्स को भी ट्रेनिंग यहाँ से मिलती है। और हमारे जो नियर बाई रेवाड़ी, धारवेड़ा, भिवाड़ी, गुड़गांव के जितने उपभोक्ता है वो यहाँ से डायरेक्ट लेके और नेचुरल फार्मिंग द्वारा तैयार करी गई सामान, चीज़ें, अनाज अच्छे से खा रहे हैं और उनका आनंद उठा रहे हैं। प्रति एकड़ यहाँ पे आप कितना मुनाफा कमा पाते हैं, और क्या आपने उस धारणा को तोड़ दिया है कि खेती घाटे का सौदा है? बिल्कुल, मैं तो वैसे 2014 से इस फील्ड में हूँ। 2017 से हमने नेचुरल फार्मिंग को काम करना शुरू करा था। धारवेड़ा एग्रो फार्म के साथ में 4 साल से ऊपर टाइम हो गया एसोसिएट हुए। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, अगर तरीके से खेती की जाए और अच्छे से मार्केटिंग करी जाए तो अच्छा मुनाफा है इसमें। इस फील्ड में मुनाफा भी अच्छा है और फ्यूचर भी गोल्ड है। तो जो आपकी प्राकृतिक खेती है इसमें काफी लंबा समय हो गया आपको और काफी कामयाब जर्नी रही है, को सम्मान भी मिला होगा, पुरस्कार भी मिले होंगे, एक बार उनका जिक्र करिए। बिल्कुल, मेरे को स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से काफ़ी बार पुरस्कार मिले हैं। जैसे कृषि रत्न अवार्ड है, मेरे को कृषि मंत्री जी ने दिया हुआ है। इसके अलावा रेवाड़ी का मैं नेचुरल फार्मिंग का ब्रांड एम्बेसडर डीसी साहब ने बनाया था मेरे को 2022 के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ लगभग 150 के लगभग फार्मरों को कन्वर्ट करा है नेचुरल फार्मिंग की तरफ, और 400 साढ़े 400 एकड़ को हमने बदला है ज़िले के अंदर, ताकि हमारा जो ज़िला है वो नेचुरल फार्मिंग में आगे आए और एनसीआर को अच्छे से सप्लाई कर सके। अब थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। आपका मार्केटिंग का तरीका क्या है जिससे और किसान भी कुछ सीख पाए?
हम बेसिकली फार्म पे ग्रो कर रहे हैं और कोशिश रहती है कि जितने हमारे कस्टमर उनको फार्म से जोड़ा जाए, यहीं से वो लेके जाएं और अपने उस पे किचन में उसका प्रयोग करें। इसके अलावा हमने वेबसाइट बनाई हुई है द बाग के नाम से, उससे हम एनसीआर में सप्लाई कर रहे हैं। होम डिलीवरी का हमारा कॉन्सेप्ट है। एक रिटेल वैन भी 2 साल पहले डीसी साहब रेवाड़ी में चलवाई थी, वो हम भिवाड़ी में चला रहे हैं सोसाइटियों के सामने, वहाँ पे सप्लाई देते हैं। बाकी होम डिलीवरी हम जितने भी बड़े सिटी हैं, आपका गुड़गांव है, रेवाड़ी है, दारवेड़ा में सोसाइटियाँ हैं, पोस्ट एरिया है, वहाँ पे हम वीक में 2 दिन सप्लाई देते हैं और कुछ माल हमारा सीजन के ऊपर यहाँ से भी उठ जाता है। यशपाल जी, फसलों के विविधीकरण की बातें अक्सर होती रहती है। ऐसा कहा भी जाता है कि किसानों को बदल बदल कर फसलों की खेती करनी चाहिए, उससे ज़्यादा मुनाफा होता है, लेकिन फिर भी धरातल पर किसानों का उस ओर रुझान ही नहीं जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? इसमें क्या है कि जब हम पुराने टाइम से, मेरे से जो एजड फार्मर हैं, वो एक परंपरागत खेती कर रहे थे जिसमें हमारे एरिया में बाजरा, गेहूं, सरसों यही होती है और वो इससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे। अभी कुछ सरकार और विभाग के इंटरफेयर से और उनके प्रोत्साहन से या कई तरह के अनुदान राशियाँ दी गई है, तो फार्मर फसल डाइफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है और वो वाकई में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम तो खुद करते हैं। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं ज़मीन के अंदर जो अगर आप रेगुलर एक क्रॉप उस खेत के अंदर करोगे तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं। तो उनसे बचने के लिए किसान भाइयों को फसल विविधीकरण अपनाना पड़ेगा, ताकि फसल की ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो टाइम से ग्रो करे और अगली फसल अच्छे तरीके से आए। इसीलिए कभी आपने तिलहनीय फसलें लगा देनी, कभी दाल वाली फसलें लगा लो, कभी अनाज, और कॉरिडोर पे तो फ्रूट प्लांट्स ज़रूर लगाएं, ताकि बाहर से आने वाली गर्म हवाएं या ठंडी शीत लहरों से आपकी फसल का बचाव हो सके और आप अच्छे से काम कर सकें। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में देश में एक लंबी बहस छिड़ी रहती है। हम राजनीति में ना जाकर केवल इतना जानना चाहते हैं कि किसानों को उनकी फसलों का जो दाम मिलता है, जो एमएसपी मिलती है, क्या वो उनकी लागत से दोगुना है? अभी इस गवर्नमेंट ने हालिया हम बात करें तो एमएसपी कई फसलों पे लगाया है, जिससे कुछ बोनस पॉइंट फार्मरों को मिलने लगा है। पहले जो लागत होती थी उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट था वो बहुत कम था, क्योंकि इसमें प्राकृतिक आपदाएं भी आके आपकी फसल को नुकसान पहुंचा देती है। उसके बाद रेट का ना मिलना ओपन मार्केट में, इस तरह के बड़े चैलेंज होते थे। अब गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पर एमएसपी लागू कर दिया, उससे कुछ सुधार हुआ है, मगर हम डबल नहीं कह सकते कि वो उससे डबल कुछ बेनिफिट हुआ है फार्मरों को। हाँ, खुद कुछ फार्मर अपने ऊपर इनोवेशन करके उसको डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो डबल भी बेच रहे हैं और 3 गुना तक भी रेट, 10 गुना तक भी प्रोसेसिंग के बाद रेट ले रहे हैं। जैसे कि हम अपना बाजरा है, बाजरे के लड्डू वगैरह बनाते हैं या बिस्किट बनाते हैं, तो उस अवस्था में हमें ट्रिपल रेट मार्जिन में मिल जाता है। अब मस्टर्ड है, मस्टर्ड का हम ऑयल निकाल के डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम 8-10 गुना तक भी बेनिफिट उठा लेते हैं। बाकी अगर एमएसपी की हम बात करें तो अनाज वाली फसलों में एमएसपी से कुछ बोनस मिला है फार्मरों को, डबल नहीं कह सकते। अभी आवश्यकता है कुछ और सुधार करा जाए, फार्मरों को जो उत्पादन है वो सही प्लेटफॉर्म पर बिके और उनकी जो लागत है वो निकले। गाजर की खेती को लेकर ऐसा क्या विशेष किया आपने जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली? गाजर मैंने 2020 में लगाई थी और उसका जो सैंपल था वो विशेषज्ञों ने टेस्ट किया था। घरोंडा एक्सपो लगा था, 3 दिन का एक्सपो था। वहाँ पे इंटरनेशनल इजराइल से डेलीगेट्स आए हुए थे, कृषि मंत्री थे और कई विभागों के बड़े उच्च अधिकारी थे। वहाँ पे उसका टेस्टिंग भी हुआ था और लोगों ने खाया था तो बड़ा अच्छा टेस्ट आया था। और उस टाइम मेरा उत्पादन तो था वो एक अविश्वसनीय उत्पादन हमने उठाया था। लगभग हमने 300-350 क्विंटल गाजर प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बेची थी और बहुत ही स्वास्थ्य और पौष्टिक गाजरें थी, जो पूरे एनसीआर में उसने अपना टेस्ट से हमें अच्छे कस्टमर बिल्ड करके दिए थे। उसी के अंतराल मेरे को स्टेट लेवल पे एक फर्स्ट किसान का पुरस्कार भी मेरे को वहाँ से मिला था। नगद राशि भी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने मेरे को दिया था। जो हमारा यूथ है वो खेती की तरफ आगे नहीं आ रहा है और आपके हिसाब से खेती में काफ़ी फ़ायदा है, तो अपने यूथ को हम कैसे खेती करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है, क्योंकि हमारे जितने अफसरशाही हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या मिनिस्टर है, सब खेती को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर भी खेती को प्रमोट कर रहे हैं, मगर इसके अंदर जो चैलेंज है, नेचर के साथ लड़ाई लड़नी होती है, कई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया उसको सेल में भी बड़ा इश्यूज़ खड़े होते हैं। तो इसके लिए अगर युवा फार्मर सामने आएगा, पुराने फार्मर तो बेचारे तैयार करते हैं और मंडी तक ले जाते हैं। अगर युवा फार्मर हमारे साथ आएंगे तो वो प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे
अपनी मार्केटिंग डायरेक्ट करेंगे तो उससे उनको बेनिफिट भी मिलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि खेती अभी लॉस का काम नहीं रहा है, क्योंकि बड़े हाईटेक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट देने लगी है। खुद भी कुछ फार्मर है जो हाईटेक तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छा नाम और मुनाफा आज की तारीख में कमा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, जिस फार्म पे हम बैठे हैं, हमने यहाँ से कम 1200 से 1500 युवाओं को इस बारे में अवेयर भी करा है, नेचुरल फार्मिंग की बारीकियों को समझाया है, डायरेक्ट मार्केटिंग की बारीकियों को समझाया है। और अभी फार्मर्स आने लग रहे हैं जो फिलहाल कॉर्पोरेटिव जगत में काम कर रहे हैं, वो भी कम से कम अपने घर के खाने के लिए और कुछ सेल के लिए जरूर नेचुरल फार्मिंग से कर रहे हैं। हर रोज मेरी 8 से 10 नए युवा फार्मरों से मीटिंग होती है। किसान क्लब के माध्यम से हमने 500-600 किसानों को जोड़ा हुआ है, वो भी नेचुरल फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं और खेती में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। निसंदेह ये बात है कि अगर मेहनत करेगा युवा किसान हो या कोई भी किसान हो और तरीके से मार्केटिंग करेगा तो बेनिफिट है इस चीज़ में, इस चीज़ का कोई दो राय नहीं है। जब खेती करते हैं तो करते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती होंगी, परेशानियां आती होंगी, कई जगह खारा पानी होता है, ज़मीन में कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उन सब को आप कैसे हल कर पाते हैं? मुख्यतः बात करें तो हमारा जो दक्षिण हरियाणा है, नारनौल, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, इस क्षेत्र के अंदर जो ज़मीन है वो बहुत ही नरम सैंडी सॉइल है और पानी की बहुत कमी है, डार्क जोन के अंदर आता है। इसलिए जो हमने विधियां यहाँ अपनाई हुई है, हम सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग करते हैं, जिसपे गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा खासा अनुदान है। तो हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं और वेजिटेबल्स में वो बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। सभी फार्मरों को मैं भी यही सलाह दूंगा कि आप ड्रिप इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर पे काम करें और अच्छे कम पानी के अंदर अच्छे आउटपुट लेके आएँ। वो वीड कंट्रोल में भी हेल्पफुल रहेगी, ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात हम करें कि हमारे यहाँ पे लवणीय ज़मीन है तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही जल्दी ख़त्म होता है। जैसे तेज़ गर्म हवाएं मई जून के अंदर चलती है, हमारे फार्मर्स डीप प्लोइंग करके छोड़ देते हैं, गहरी जुताई खेतों की। तो उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप डीप प्लोइंग ना करने की बजाय अपने खेतों के अंदर हरे ढैंचे का प्रयोग करें, हरी मूंग लगाएं। जब तपती धूप हो तो अपनी जो ज़मीन है उसको ढक के रखें और जो उसका रेजिड्यू रहे, वेस्ट रहे, उसको ज़मीन के अंदर बाद में कंपोस्ट करें, ताकि वो जो अंदर वर्म्स बनने डेवलप हो, वर्म्स जिस दिन बन जाएंगे ज़मीन स्पंजी हो जाएगी, उसमें वाष्पीकरण अच्छा रहेगा। तो उस वाष्पीकरण के कारण आपका जो पौधा है वो स्वस्थ भी रहेगा और जो नमी है वो बरकरार रहेगी। गर्म हवाओं के कारण आपकी जो फसल है, जो कम पानी ना मिलने के कारण ख़राब हो जाती है, पकाव नहीं आता, प्रोडक्शन नहीं आती, तो उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन मैन्योरिंग करें और ड्रिप इरिगेशन पे काम करें। मेरे क्षेत्र की सबसे मुख्य समस्या यही है। हमारे देश में अक्सर महिलाएं अपने पति की खेती में हाथ बढ़ाती है, काम कराती है, उनकी सहायता कराती है। आपके पति की खेती में आपका क्या सहयोग रहता है? देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, एक बहुत अच्छी पहल होगी ये, है ना। अगर आप पूरे दिन रेस्ट कर करके अपने शरीर को खराब कर रहे हो, उससे अच्छा है आप खेती के कामों में हाथ बटाओ, उससे आपकी आय में भी वृद्धि होगी, आपको बाकी सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। वेजिटेबल्स को कैसे ग्रो करना है, बहुत से फर्टाइल, जैसे ज़मीन की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाना है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो उन सब चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। कुछ ना सीखने से अच्छा है कि हम अपने घर पे रह के खेती से जुड़ के बहुत अच्छी नई चीज़ें सीख सकते हैं। गाँव में हमारी जो ज़मीन है उस पर मैं और मेरी माता जी, सासू माँ, हम दोनों मिलके वहाँ पे करते हैं। जो हमारी ज़मीन है उन पे, यहाँ पे साफ देखते हैं। बाकी जो भी जब हम वहाँ पे करते थे, कमाड़ी जो हमारा फार्म था उस पे जब हम काम करते थे, तो हमने खेतों में काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी मेहनत की है हमने। हाँ, काफ़ी अच्छी खेती में मदद भी की है, काफ़ी अच्छे तरीके से। जैसे आजकल के टाइम में क्या है कि लड़कियां चाहते हैं कि हमारे किसानों से, जमींदार से शादी ना हो। आज के टाइम में है ये चीज़ें लेकिन आपकी शादी एक किसान से ही, तो आपको कैसा फील होता है? कि आजकल देख रहे हो आप, सारे मतलब नेगेटिविटी बढ़ रही है हमारे समाज में। उससे अच्छा है आप किसानी के साथ पहल करो, बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आपको कुछ ना कुछ नया। और ऐसा नहीं, हाँ बिल्कुल, हम प्रकृति के साथ नेचुरल जुड़ते हैं, नेचुरल लगाव होता है हमारा, तो हमें उन चीज़ों से भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। शादी से पहले आपका खेती में कुछ इंटरेस्ट था? नहीं जी, शादी से पहले मैंने कभी खेती की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर शादी के कितने टाइम बाद आपका खेती में इंटरेस्ट बढ़ता गया? हमारे पापा जी को, ससुर को, मेरे को कैंसर हो गया था 2014-15 के आसपास। मेरी बेटी उस टाइम पे 3 महीने की थी। हमारे पास उस टाइम पे इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं था। मेरे फादर इन लॉ पहले काम करते थे, अच्छा CRPF से रिटायरमेंट थे, तो सब कुछ उन्हीं के सारे चल रहा था, वही खेती करते थे। लेकिन जैसे उन्होंने बिस्तर ले लिया, उनकी मेडिसिन का खर्चा उठाना, परिवार की जिम्मेवारी, वो सब फिर अचानक से हमारे ऊपर आ गया। तो फिर हम दोनों ने मिलके खेती का काम शुरू किया और हमने उसमें काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों तक गए हम।